तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव और फ्लटर में से कौन-सा अच्छा है या फिर हमें कौन-सा सीखना चाहिए? किसका ज़्यादा स्कोप है? किसमें क्या पॉजिटिव चीज़ है या फिर प्लस पॉइंट है? किसके अंदर कौन-सा नेगेटिव पॉइंट है? सारे पॉइंट्स हम समझने वाले हैं। बट सारे पॉइंट्स जो भी होंगे एक एक्सपीरियंस बेस पे होंगे। कोई भी किताबी ज्ञान मैं नहीं बताने वाला हूँ, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। बट मैंने जो चीज़ें सीखी, क्योंकि मैंने रिएक्ट नेटिव सीखा, फिर मैंने फ्लटर भी सीखा और दोनों में मुझे क्या फ़र्क नज़र आया, मुझे दोनों चीज़ों में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम रिएक्ट नेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्ट नेटिव को जब मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्ट नेटिव को सीखना स्टार्ट किया, तो जब मैं कॉलेज टाइम में मैंने पहले से एचटीएमएल, सीएसएस सीखा हुआ था। जावास्क्रिप्ट पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही कम, बट किया हुआ था, ठीक है? और जब मैंने रिएक्ट नेटिव सीखना स्टार्ट किया तो मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे मैंने पहले से रिएक्ट नेटिव पढ़ा हुआ है, ठीक है? कुछ केसेस में मुझे जैसे सीएसएस की जो स्टाइलिंग है वो मुझे समझ में आने लगी। एकदम से न्यू नहीं लगी कि यार मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, ऐसा लगा कि मैं थोड़ा-सा इससे फ़ैमिलियर हूँ। सीएसएस, एचटीएमएल के जो टैग होते हैं वैसे रिएक्ट नेटिव टैग यूज़ करते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे सिमिलर लगीं बट जावास्क्रिप्ट के थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ करे, थोड़ा-सा हमने और चीज़ों को यूज़ करा तो समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट का रोल भी काफ़ी है इसमें, है ना? तो फिर जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे मुझे फ़ोकस करना पड़ा। जिस केस में अब जो सीखने का ग्राफ था, जो सीखने के स्टेप्स थे वो बढ़ गए थे। क्योंकि पहले एचटीएमएल, सीएसएस पे फ़ोकस करना था थोड़ा बहुत, फिर जावास्क्रिप्ट सीखना है, फिर रिएक्ट भी सीखना है क्योंकि रिएक्ट नहीं सीखेंगे, हुक्स पे काम नहीं करेंगे, ES6 नहीं सीखेंगे, ये सारी चीज़ें अगर नहीं सीखेंगे तो रिएक्ट नेटिव में कुछ नहीं बचा फिर, है ना? तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर हम रिएक्ट नेटिव के अंदर खुद के उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट नेटिव की कंपोनेंट्स हो गए, है ना? उसके अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए, फायरबेस हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो कुल मिला के सीखने के लिए जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, क्योंकि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, लाइब्रेरी हो गई, फिर रिएक्ट नेटिव। उसके बाद फिर मल्टीपल चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्ट नेटिव में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एक पॉइंट ये हो गया, प्लस पॉइंट क्या है रिएक्ट नेटिव का कि जावास्क्रिप्ट में हमने पहले से काम किया होता है, एचटीएमएल, सीएसएस में हमने पहले से काम किया होता है, तो हमें थोड़ा-सा ईज़ी लगता है स्टार्टिंग में। बट जैसे ही रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट आए थे, तो थोड़ा-सा हमें टफ लगने लगता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो प्लस पॉइंट भी इसी में छुपा हुआ है और नेगेटिव भी इसमें ही है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम फ्लटर की बात करें स्टार्टिंग सीखने की, तो मैंने क्या किया, जब मैंने 1 या 2 घंटे के मैंने वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे और फिर मैंने ट्राई किया बनाने का। स्टार्टिंग में मुझे क्या लगा कि फ्लटर का सेटअप करना, ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं। बट जब हम छोटी-मोटी छोटी-मोटी यूआई बनाते हैं, वो भी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। बट जब हम फ्लटर का एक स्ट्रक्चर फ़ॉलो करते हैं, एक बड़ी डिज़ाइन बनाते हैं, एक बड़ी स्क्रीन्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या फ़ील होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लटर वाला कोड मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मान लो ये तो छोटा-सा कोड है, जिसको मैंने बनाया, बट यहाँ पे ना नेस्टेड करना पड़ता है हर चीज़ को। एक कंपोनेंट के अंदर, उसके अंदर एक बजट के अंदर मल्टीपल बजट्स हम करते हैं, तो वो नेस्टेड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है हमारा कोड। बहुत ही ज़्यादा टफ लगने लगता है। स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, स्ट्रक्चर धीरे-धीरे जो बनता है वो टफ बन जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें मल्टीपल विजेट्स के अंदर और ज़्यादा मल्टीपल यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये रिएक्ट नेटिव में कैसे ईज़ी था, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम कोई भी एक यूआई उठाएँगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा ही ईज़ी होता है। रिएक्ट नेटिव का जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा ही ईज़ी होता है। मैं आपको एक स्क्रीन कोई भी दिखाता हूँ, ठीक है? कोई भी एक स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखो कोई भी डिज़ाइन बनाई तो हमने एक स्ट्रक्चर कोई कंपोनेंट बना लिया। उस एक कंपोनेंट के अंदर में उसकी सिर्फ़ हमें या तो हम स्टाइल यहाँ डाल सकते हैं या अलग डाल सकते हैं, बाकी ये कंपोनेंट इस तरीके से है, ठीक है? तो हम ना इसमें कंपोनेंट्स बड़े ईज़ी तरीके से बनाते हैं, बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लटर के अंदर नहीं होता। फ्लटर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे इसी केस में लगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये फ़ील हुआ कि फ्लटर पे काम करना थोड़ा-सा यहाँ
टफ हो जाएगा किसी एक बिगिनर के लिए, क्योंकि उसे मल्टीपल बजट्स के अंदर नेस्टेड बजट्स यूज करने पड़ेंगे और यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ये क्लास बेस है ना? क्लास बेस है तो हमें हर चीज के लिए देखो, इमेज के लिए भी मुझे क्लास कॉल करनी पड़ रही है, यहाँ पे देखो क्लासेस के अंदर फंक्शंस, ये इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस मुझे फील हुआ। आप ट्राई करके देखोगे, आपको हो सकता है इजी लगे, बट अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको भी टफ लगेगी स्टार्टिंग में फ्लटर। ठीक है, तो ये चीज हमारे सीखने की बात होगी, स्ट्रक्चर की बात होगी, जो हमने फ्लटर और उसके बारे में बात करी। अब बात करते हैं कि यार देखो, रिएक्ट नेटिव में क्या है ना, मोस्टली चीज़ें होती हैं, वो हम कहाँ से उठाते हैं, मोस्टली चीज़ें जो हम अगर रिएक्ट नेटिव की बात करें तो मोस्टली चीज़ें हम जो लेते हैं, वो लेते हैं एनपीएम से। मतलब क्योंकि नोड का सर्वर हम यूज़ करते हैं इसको रन करने के लिए, तो हमें ज़्यादातर चीज़ें पैकेज के बेस पे हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं मोस्टली लॉजिक के लिए रिएक्ट नेटिव के अंदर। क्योंकि रिएक्ट नेटिव बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ओपन सोर्स है, तो हर चीज़ के लिए पैकेजेस बना दिए हैं और उन पैकेजेस का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्टली पैकेजेस जब ऐप के अंदर यूज़ करते हैं तो ऐप का साइज़ भी बड़ा हो जाता है और ऐप की परफॉर्मेंस थोड़ी-सी खराब हो जाती है। यहीं पे क्या है कि जब फ्लटर की बात करते हैं तो फ्लटर के अंदर गूगल ने ही खुद बहुत सारी चीज़ें खुद से इनबिल्ट दे रखी है, जिसके चक्कर में हमें पैकेजेस जो या फिर बोल सकते हैं थर्ड पार्टी चीज़ें कम यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमें गूगल की खुद से मिल जाती हैं। और रिएक्ट नेटिव का क्या है कि खुद से बहुत कम चीज़ें हैं, ओपन सोर्स ज़्यादा हैं, जो लोगों ने बना-बना के पैकेजेस डाले हैं। तो वहाँ पे हमें थर्ड पार्टी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है रिएक्ट नेटिव में। तो रिएक्ट नेटिव का यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ये नेगेटिव पॉइंट लगता है, फ्लटर का ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरनली मिल जाती हैं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है? अब बात करते हैं एनिमेशंस की। फ्लटर के अंदर आपने बहुत सारे एनिमेशंस देखे होंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज़, पैकेजेस हैं, बट ये जो बेसिक है वो 2D को सपोर्ट करता है, 3D के लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट एनिमेशंस की इसमें अच्छी-अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, तो बहुत सारे लोग एनिमेशंस पे काम करते हैं, तो हो जाता है। सेम चीज़ है, ये 3D को रिएक्ट नेटिव डायरेक्टली सपोर्ट करता है, बट इसमें एनिमेशंस पे काम करना थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि इसकी एनिमेशंस की लाइब्रेरी जो है वो लॉजिकल बहुत ज़्यादा है। हमें स्टार्टिंग में हर एक बिगिनर को इसके एनिमेशन समझ में नहीं आते, क्योंकि एक पूरी लाइब्रेरी, एक पूरा थर्ड पार्टी पैकेज है इसके एनिमेशंस बनाने के लिए, जो इसका खुद का भी है, वो भी लगभग सेम है। तो यहाँ पे मुझे जो फ़ील होता है, मैंने रिएक्ट नेटिव में 2-3 साल काम किया, अभी तक इतने सारे एनिमेशंस बनाए, बट एक बिगिनर के लिए अभी भी रिएक्ट नेटिव में एनिमेशंस पे काम करना बहुत टफ है, रिएक्ट नेटिव के अंदर, है ना? और यहीं पे फ्लटर में ज़्यादातर देखता हूँ, मैं लिंक्डइन को थोड़ा-सा ब्राउज़ करता हूँ, जब तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर फ्लटर डेवलपर्स हैं, सिर्फ़ एनिमेशंस पे काम करते हैं, फ्लटर के ज़्यादातर एनिमेशंस ही मुझे दिखाई देते हैं हर जगह, चाहे यूट्यूब की बात हो, चाहे लिंक्डइन की बात हो। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर फ्लटर के कंपैरिज़न में एनिमेशंस पे काम करना थोड़ा-सा टफ है रिएक्ट नेटिव के अंदर, ठीक है? और रिएक्ट नेटिव का थोड़ा-सा अब एनिमेशंस पे काम करना भी टफ है और ज़्यादा एनिमेशंस को सपोर्ट भी नहीं करता। रीज़न क्या है? क्योंकि ये ब्रिजिंग पे काम करता है। रिएक्ट नेटिव जो ब्रिज होता है जावास्क्रिप्ट का, वो क्या होता है कि पहले कोड जो होता है वो टोटली हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ये हमारा, और जेएसएक्स यूज़ कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट, एक्सएमएल, ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं, फिर कोड को नेटिव कन्वर्ट करते हैं। फ्लटर का डायरेक्ट रन होता है। तो उस केस में फ्लटर का जो ऐप होता है वो फास्ट होता है रिएक्ट नेटिव के कंपैरिज़न में। तो अगर फास्ट की बात करें तो यहाँ फ्लटर जीत जाता है रिएक्ट नेटिव के कंपैरिज़न में। इसलिए रिएक्ट नेटिव को थोड़ा-सा हमें सिंपल रखना चाहिए। ठीक है? बाकी फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट नेटिव के अंदर भी नई-नई आती रहती हैं, फ्लटर के अंदर भी नई आती हैं। बहुत सारे ऐप्स रिएक्ट नेटिव के अंदर नए-नए आ रहे हैं मार्केट के अंदर, फ्लटर के अंदर भी आ रहे हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, फ्लटर के अंदर भी सेम जॉब है। मैं रिएक्ट नेटिव के अंदर काम करता हूँ, मेरी भी सैलरी सही है, और मेरा दोस्त जो है वो फ्लटर में काम करता है, उसकी सैलरी भी सही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रिएक्ट नेटिव का स्कोप बहुत ज़्यादा है और फ्लटर का स्कोप बहुत कम है। लगभग थोड़ा-सा फ़र्क है 19 और 20 का। मतलब फ्लटर के अंदर अगर 200 जॉब है तो रिएक्ट नेटिव के अंदर 250 जॉब है। इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है? क्योंकि रिएक्ट नेटिव पे जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो मोस्टली बैकएंड डेवलपर्स भी रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं, तो डेवलपर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। फ्लटर पे क्या है, डार्ट सीखना पड़ता है, तो जिसने जावा सीखा है वो तो डार्ट पे काम कर लेता है, बट जिसने जावा नहीं सीखा है उसको क्लासेस पे काम करना सीखना पड़ता है, तो डार्ट एक इकलौता पूरा सीखना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो फ्लटर के डेवलपर्स थोड़े कम हैं रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन में, ठीक है? और बाकी
एक चीज़ और है, रिएक्ट नेटिव के अंदर सिर्फ़ हम जो ऐप की बात करते हैं तो एंड्रॉइड और आईओएस का कोड सेम होता है ना? एंड्रॉइड और आईओएस के ऐप बनते हैं एक कोड से, बट फ्लटर में मोस्टली सारे प्लेटफ़ॉर्म के ऐप्स बन जाते हैं सिंगल कोड बेस में, बस हमें रिस्पॉन्सिव बनाना होता है अलग-अलग अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से। तो दोनों में यार कुछ ना कुछ एक फ़ायदा है, तो किसी में एक नुकसान है। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी चॉइस क्या है, किस फ़ील्ड में जाना चाहते हो। अगर जॉब की बात करें, सिर्फ़ पैसा कमाना है, तो दोनों फ़ील्ड में जॉब्स हैं, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, ठीक है? अगर हमें प्रोफ़ेशन चूज़ करना है, हमें जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है और हमें बहुत सारी वैराइटीज़ में काम करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख जाते हो, तो आप ऐप्स में भी काम कर सकते हो, गेम्स में भी काम कर सकते हो, मोस्टली बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट 90% यूज़ हो रही है आजकल, है ना? तो जावास्क्रिप्ट का स्कोप यहाँ पे है, और अगर आप डार्ट यूज़ करते हो, फ्लटर पे काम करते हो, तो सिर्फ फ्लटर पे काम करोगे, क्योंकि डार्ट मोस्टली और बहुत सारी जगह यूज़ नहीं हो रही है, जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट पे काम करने का यहाँ पे एक प्रॉफ़िट बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लटर में कहाँ प्रॉफ़िट है, फ्लटर का सीखने का और रिएक्ट नेटिव सीखने का क्या प्रॉफ़िट है, कहाँ पे नुकसान है फ्लटर के अंदर, कहाँ पे नुकसान है रिएक्ट नेटिव के अंदर, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो, आप सीखो तो दोनों सीख लो, सीखना है तो एक भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों जब आप एक चीज़ पे सीखोगे तो दोनों चीज़ ईज़ी लगने लग जाती है। पहले मैंने रिएक्ट नेटिव सीखा, पहले मैंने एंड्रॉयड सीखा, फिर मैंने रिएक्ट नेटिव सीखा, फिर मैंने फ्लटर सीखा, और मुझे तीनों चीज़ें आती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सीखने में। बट हाँ, मेरे लिए प्रायोरिटी पर रिएक्ट नेटिव है, और फ्लटर मैंने इसलिए सीखा क्योंकि अपने चैनल पे फ्लटर को लेके आना है, इसलिए मैंने फ्लटर को सीखा। तो आई होप इतना ही है इसके बीच में, बाकी कोई भी ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर के बीच में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।